आपको एक फिल्म ऑफ वाटर दी हुई है जिसका मास है 18 ग्राम। आपसे पूछा है कि कितनी हीट लगेगी इसको इवेपोरेट करने में 298 केल्विन टेम्परेचर पे। एंड आपको क्वेश्चन में ही गिवन है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर एट दिस टेम्परेचर ओनली 44 किलो जूल पर मोल, यानी एक मोल वाटर को वेपराइज करने की जितनी हीट लगेगी आपको ऑलरेडी गिवन है। एंड कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में जितना मास गिवन है वाटर का, दैट अमाउंट्स टू 1 मोल ऑफ वाटर ओनली। तो ये हीट का तो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। 44.01 किलो जूल इसको हीट लगेगी इसको इवेपोरेट करने में। दूसरा इसमें पूछा है इंटरनल एनर्जी एट दिस टेम्परेचर ओनली। तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ से डेल्टा यू आ जाएगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब वेपराइजेशन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 होती है, ये पीछे हम एक एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डेल्टा एच यानी 44.01 किलो जूल माइनस 1 इंटू आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट 8.314 इसकी वैल्यू होती है इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन। तो यहाँ से आपकी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। इस कैलकुलेशन से आप कीजिए 41.53 किलो जूल, थोड़ी से कम आ रही है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन से। सो दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, क्वाइट इजी, हमने ऐसे ही सॉल्व कर लिया इसको। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 6.8। इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, इंटरनल डेल्टा यू व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर इज कन्वर्टेड टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड वाटर है 100 पे, उसको 0 पे लाना है पहले, फिर उसको 0 पे वाटर को आइस पे कन्वर्ट करना है। तो दो डेल्टा एच यहाँ पे लगेंगी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको गिवन है 6 किलो जूल पर मोल, और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है जो कि यूटिलाइज होगी पहले केस में। तो दो चीजें यहाँ पे एंथैल्पी लगेंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 100 से पहले 0 तक टेम्परेचर लाना होगा वाटर का, फिर 0 लिक्विड वाटर को 0 आइस डिग्री सेल्सियस पे आइस पे कन्वर्ट करना होगा। तो दो डेल्टा एच इसमें लगेंगे। पहला यहाँ पे एम सी डेल्टा टी लगेगा। मास ऑफ वाटर 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम। एंड सी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4.2 आपको गिवन है। डेल्टा टी हो गया 100। तो पहले डेल्टा एच वन यहाँ से आ जाएगा। 18 इंटू 4.2 इंटू 100 मीन्स 7.56 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, मीन सिस्टम से सराउंडिंग में हीट रिलीज हो रही है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होता है इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, लेकिन इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन आया यहाँ पे। एंड डेल्टा एच टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपको क्वेश्चन में गिवन है। फ्यूजन मीन्स सॉलिड आइस से लिक्विड में जाना, फ्यूजन प्रोसेस, उसके लिए 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आपको ये पुटअप करनी है एनर्जी। लेकिन अगर लिक्विड से आइस में जा रही है तो इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, तो -6 किलो जूल पर मोल होगा डेल्टा एच टू की वैल्यू। अब इन दोनों को ऐड करना है आपको, तो दिख रहा है आपको यहाँ से 13.56 किलो जूल पर मोल टोटल डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस में। एंड हम ऑलरेडी जानते हैं कि नेग्लिजिबल चेंज होता है वॉल्यूम में लिक्विड और सॉलिड्स के केस में। यहाँ पे कहीं भी गैसियस स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी सेम होगी एज डेल्टा एच। तो दैट्स हाउ यू अप्रोच टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट्स ऑफ एग्रीगेशन आल्सो नोन एज रेफरेंस स्टेट्स। इसी को स्टैंडर्ड स्टेट भी बोलते हैं, जो कि हमने पीछे देखा था। एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर के ऊपर 1 बार प्रेशर पे जो प्योर फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की, रेफरेंस या स्टैंडर्ड स्टेट उसको बोल सकते हैं। यूजुअली जनरली टेम्परेचर हम लेते हैं 298 केल्विन मींस 25 डिग्री सेल्सियस। is called standard molar enthalpy of formation. Its symbol is delta FH, and this superscript note is showing that it is standard enthalpy. So standard enthalpy of formation ऐसे show करते हैं। and मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे लेते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों जो स्टैंडर्ड कंडीशंस आपके सामने मेंशन है, ये हो सकता है कि क्वेश्चंस में ना गिवन हो,
तो आपको एज अ फैक्ट ये पता होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू ये कभी भी क्वेश्चंस में यूज की जा सकती हैं, और आपको बताएगा भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, द रेफरेंस स्टेट ऑफ डाई हाइड्रोजन इज H2 गैस एंड दोस ऑफ डाई ऑक्सीजन कार्बन एंड सल्फर आर O2 गैस, कार्बन ग्रेफाइट एंड सल्फर रोम्बिक। तो डाई हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट यानी जिस स्टैंडर्ड स्टेट में ये प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस होती है। ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी देखा था। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट गैसेज, एंड जो 11 एलिमेंट्स गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे पहली थी डाई हाइड्रोजन, एंड डाई ऑक्सीजन भी उन्हीं के अंदर आती थी, हमने देख लिया था। तो ये दोनों ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि गैसियस स्टेट में होती हैं। कार्बन ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डायमंड, ये हम पी ब्लॉक चैप्टर में देखेंगे जो क्लास 11 केमिस्ट्री में आता है एस ब्लॉक के बाद। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए रेफरेंस स्टेट कार्बन की ग्रेफाइट होती है। और सल्फर की दो स्टेट्स होती हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। ये हम क्लास 12 केमिस्ट्री में जो पी ब्लॉक है उसमें देखेंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगी रोम्बिक ज्यादा स्टेबल होती है। तो दिस इज द रेफरेंस स्टेट ऑफ सल्फर। एंड ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज की डेफिनेशंस होती हैं, इनको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं इसलिए नहीं करता क्योंकि इनके नाम से क्लियर होता है कि ये बताना क्या चाहती हैं। जैसे ये है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड। स्टैंडर्ड का मतलब वो कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलके बना है वो उनकी रेफरेंस स्टेट में होंगे, प्योर फॉर्म में, स्टैंडर्ड स्टेट में। मोलर मीन्स एक मोल ऑफ कंपाउंड को बनाने के लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन्स ऑफ कोर्स उसकी फॉर्मेशन करने के लिए। सो इनका नाम बताता है कि किस चीज के लिए स्टैंड करती हैं। एंड ऊपर ये टेबल एक गिवन है जिसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है कुछ सब्सटेंसेस के लिए। आपको इनकी वैल्यूज याद नहीं रखनी है ऑब्वियसली, किसी भी क्वेश्चन में जब इनका यूज आएगा तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड होंगी वैल्यू। ये मैंने मार्क इसलिए किया कुछ एलिमेंट्स के लिए, कुछ सब्सटेंसेस के लिए, ताकि आपको उनकी रेफरेंस स्टेट बताई जा सके। रेफरेंस स्टेट में किसी भी सब्सटेंस के लिए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ली जाती है। ये आगे आएगा भी, इस पेज पे नहीं, आई थिंक वो नेक्स्ट पेज पे आएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि किनके लिए 0 गिवन है, 0 होती क्यों है, इसका रीजन जब आगे आएगा उस पेज पे एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में जब होता है तो वो उसकी रेफरेंस स्टेट मानी जाती है। फ्लोरीन और क्लोरीन इससे ऊपर आती हैं, ये दोनों गैसेस होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने लर्न कर लिया था। तो उनके तुरंत नीचे आता है ब्रोमीन, तो ये होगा लिक्विड। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बता दूं, इसके नीचे जो आयोडीन आता है वो रेफरेंस स्टेट उसकी सॉलिड होती है। तो ये सीक्वेंस है, फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड और देन आयोडीन सॉलिड। तो डेफिनेटली ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में जब होगा तो उसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन 0 हम लेंगे। कार्बन ग्रेफाइट में मोस्ट स्टेबल होता है, रेफरेंस स्टेट इसकी ग्रेफाइट है, तो यहाँ पे उसकी फिर एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में 0 लेनी होगी। और क्लोरीन गैस होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, तब इसकी 0 लेंगे। एंड हाइड्रोजन गैस होती है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी इस स्टेट में 0 लेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। Now, some reactions with standard molar enthalpy formations are discussed as follows. यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, सिर्फ इतना देखना है कि रेफरेंस स्टेट कौन सी होती हैं किन एलिमेंट्स की जिनसे मिलके कंपाउंड बना होता है। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो जो कंपाउंड बनेगा उसका एक ही मोल बनना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको रिएक्टेंट्स की स्टोइकियोमेट्री अरेंज करनी है, सिर्फ इतनी चीज आपको यहाँ पे देखनी है। जैसे वाटर का एग्जांपल लें हम, वाटर में एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 आइटम्स लगेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का सिर्फ एक, तो हाफ O2 हो जाएगा इस केस में। एंड CH4 मीथेन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसकी रेफरेंस स्टेट ये होती है। ये आपको पता भी लग जाएगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, वहां पे एल्केन्स के अंदर आप देखेंगे कि जो इनिशियल एल्केन्स होते हैं, मीथेन इथेन etc, ये गैसेस होते हैं, उसके बाद लिक्विड्स थोड़े से होते हैं, फिर सॉलिड्स आते हैं। तो जैसे जैसे मोलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे इनका स्टेट ऐसे वेरी करता है। यहाँ पे वहां पे आप देखेंगे भी तो मीथेन गैसेस होता है, ये आपको वहां पे पता लग जाएगा। वाटर के रेफरेंस स्टेट लिक्विड होती है, मोस्ट स्टेबल
25 डिग्री सेल्सियस पे। दिस यू मस्ट नो ऑलरेडी। इथेनॉल लिक्विड होता है, ये हम पीछे देख चुके हैं। अब CH4 में 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा H2 को, और कार्बन एक ही आ रहा है तो ग्रेफाइट लेंगे हम, क्योंकि मोस्ट स्टेबल रेफरेंस स्टेट कार्बन ग्रेफाइट ही होती है। और C2H5OH, इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन आ रहे हैं तो 2 टाइम्स हमें ग्रेफाइट लेना होगा। एंड 6 इसमें हाइड्रोजन है तो 3 टाइम्स H2, एंड एक ही ऑक्सीजन है तो हाफ O2 लग जाएगा इसमें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। Now, this enthalpy of formation of any compound is just a special case of enthalpy, standard enthalpy of reaction. Of course, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि ये जो enthalpy of reaction होता है, इसी के बहुत सारे टाइप्स हम देखने वाले हैं। ये इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स। एंड पीछे भी हमने देखा था एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, ये सब एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के ही टाइप। आगे भी कंबशन या फिर सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं, इसी के टाइप्स होते हैं ये। इन कॉन्ट्रास्ट द एंथैल्पी ऑफ चेंज फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन CaO plus CO2 gives calcium carbonate is not an enthalpy of formation for calcium carbonate, since calcium carbonate have been formed from other compounds and not from the constituent elements. तो ये तो डेफिनेशन में ही आता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर रेफरेंस स्टेट्स, मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, उनसे मिलके जब कंपाउंड बनेगा तब उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। यहाँ पे कंपाउंड्स से ही एक दूसरा कंपाउंड्स बना है, नॉट फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन ये है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के, इनसे मिलके बना होना चाहिए तब बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको नहीं बोल सकते अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है। आल्सो फॉर द रिएक्शन गिवन बिलो, ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। here 2 moles instead of 1 mole of the product are formed from 2 elements. तो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे 2 टाइम्स द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना होगा। 1 मोल ही चाहिए हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr के लिए, तब जाके इसका डेल्टा FH हमें मिलेगा, डेल्टा FH नॉट फॉर HBr। तो ये भी चीज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था ध्यान रखने को, 1 मोल ही हमें बनाना होता है स्टैंडर्ड के लिए। by dividing all coefficient by 2, enthalpy, standard enthalpy of formation of HBr can be found from this reaction। तो ऐसे आपको करना होगा, क्योंकि एक H है तो हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा H2 को, आपको एक हाइड्रोजन होना चाहिए रिएक्टेंट के साथ, एलिमेंट्स की साइड, जो कि कंपाउंड्स को की फॉर्मेशन में रिजल्ट कर रहा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखने हैं, इवन दो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड थे, लेकिन एनसीईआरटी ने इनको अलग से भी आपको बताया है, आपको वार्निंग दी है इनके लिए। तो आपको स्पेसिफिकली इनको याद रखना है। पहला, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ही होने चाहिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के लिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा, एक ही मोल के लिए होना चाहिए, मोलर बोलते हैं ना इसको, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, सिर्फ एक ही मोल के लिए। सो अगर 2, 3 या 4 टाइम्स हो रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में इसको डिवाइड करना होगा टू गेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड। अब ये आ गई वो लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, बाय कन्वेंशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एन एलिमेंट इन रेफरेंस स्टेट दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन इज टेकन एज 0। इसका रीजन ये होता है क्योंकि मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, उसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए, नेचुरल ही उस स्टेट में प्रेजेंट होता है वो एलिमेंट। इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसके लिए 0 लेते हैं हम, जबकि एक कंपाउंड को बनाने के लिए डेफिनेटली एंथैल्पी रिक्वायरमेंट है, एलिमेंट्स फ्यूज करते हैं उसको बनाने के लिए, तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन एलिमेंट मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन में क्योंकि ऑलरेडी नेचुरली ही प्रेजेंट होता है, उसके लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस फॉर्म तक पहुंचने के लिए ऑलरेडी नेचुरली है वो प्रेजेंट, तो इसलिए 0 लेते हैं उसमें एंथैल्पी फॉर्मेशन। नाउ एक एप्लीकेशन है ये एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो आपने पढ़ा है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का ही टाइप होता है एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसलिए फॉर्मूला इसमें यहाँ भी वही वैलिड होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बेसिकली ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ,
एंथैल्पी अगर गिवन है आपको किन्हीं भी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की, तो उसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिर्फ उस केस में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो उसी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा टू फाइंड आउट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कैल्शियम कार्बोनेट। Ca और CO2 की आपको यहाँ पे गिवन होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और CaCO3 की भी, उससे रिएक्शन की एंथैल्पी आप निकाल सकते हैं using this same formula, enthalpy of product minus reactants। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे गिवन होगी कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनको आगे लिखना आपको, फिर इनमें से रिएक्टेंट्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट की माइनस करनी है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपके पास आ जाएगी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 178 समथिंग, एंड पॉजिटिव आ रही है, मींस डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा H पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ रही है 1206 के अराउंड, और अगर जब इसको तोड़ा जा रहा है तो इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की तोड़ने के लिए 178.3। तो ये डिफरेंस किस लिए आ रहा है? ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बनता है, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन, तब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से एसोसिएटेड होती है 1206। तो जब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में टूटेगा तब आएगी ये पॉजिटिव 1206। यहाँ क्योंकि कंपाउंड्स में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म्स में नहीं टूट रहा, एलिमेंट्स में नहीं, कुछ कंपाउंड्स में ही टूट रहा है, इसलिए कम एनर्जी लगेगी। सो दैट्स व्हाई इतनी एनर्जी आई है इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब है थर्मोकेमिकल इक्वेशंस का कंसेप्ट, क्वाइट सिंपल है ये। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टुगेदर विद वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन आपको लिखी हुई है वो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन अगर उसके साथ मेंशन्ड दिख जाए आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी हुई जो कि उस रिएक्शन से एसोसिएटेड है, तो क्योंकि फिर ये इन डेप्थ एक किसी ब्रांच की बात हो रही है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है डेल्टा H का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है, तो फिर ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट हो गया, तो तब उसको बोलेंगे हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन। वी स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट अलोंग विद द allotropic state of the substance in an equation। तो फिजिकल स्टेट और एलोट्रोपिक, जैसे कार्बन की एलोट्रोपिक ग्रेफाइट हम मेंशन करते हैं तो वही बात कर रहा है, सल्फर की रोम्बिक हम स्पेसिफाई करते हैं, तो दोनों चीजें होती हैं ये, फिजिकल स्टेट भी सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर उसकी एलोट्रोपिक स्टेट किसी भी एलिमेंट की, सब्सटेंस की। यही इस रिएक्शन में आपको दिखाया गया है। द अबो इक्वेशन डिस्क्राइब्स द कंबशन ऑफ लिक्विड इथेनॉल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेगेटिव साइन का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये चीजें काफी बार हम देख चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर। एंड किसी भी सब्सटेंस को जब बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। CO2 और H2O उसमें प्रोड्यूस होते हैं एसेंशियली। दिस यू मस्ट नो ऑलरेडी फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। Conventions regarding thermochemical equations are represented here. The coefficients in a balanced thermochemical equation refer to the number of moles, never molecules of the reactant products involved in the reaction। यहाँ पे नेवर मॉलिक्यूल्स इतना इम्फेसाइज इसलिए किया गया है क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप इमेजिन कीजिए द कंबशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे आप कुछ अमाउंट ऑफ CH4 मीथेन लेंगे, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऐड करेंगे, क्या आप एक मोलिक्यूल ऑफ CH4 ले सकते हैं? कुछ मोलिक्यूल्स O2 उसमें ऐड कर सकते हैं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। आपको कुछ मोल्स लेने होंगे CH4 के, और वही अमाउंट फिर ऑक्सीजन का लगेगा, फिर कुछ मोल्स बनेंगे CO2 और H2 के। तो प्रैक्टिकली फिजिबल थिंग इज नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसलिए कोफिशिएंट किसी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन में मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं, नेवर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि प्रैक्टिकल ही पॉसिबल ही नहीं है ये मॉलिक्यूल्स लेना और उनकी रिएक्शन करवाना। इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है नेक्स्ट पॉइंट। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रेफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड बाय एन इक्वेशन। तो क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हम कोफिशिएंट्स तो लेते ही हैं प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स के, एंड कोफिशिएंट्स हमेशा
रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ओनली, तो इसलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में जो रेफर करती है इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंसेस वेदर इट्स विद प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा आर एच नोट नंबर ऑफ मोल्स रेफर करती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेवर मॉलिक्यूल्स यहाँ भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है क्योंकि पीछे ऑलरेडी कर दिया गया है वो। एंड आगे इसकी यूनिट बताई गई है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की, डेल्टा आर एच नोट किलो जूल पर मोल। इट इज ऑल्सो क्वाइट ऑब्वियस, एंथैल्पी चेंज है तो किलो जूल होगी इसकी एनर्जी की यूनिट, एंड क्योंकि स्टैंडर्ड है तो इसलिए एक मोल के लिए डिफाइंड होता है स्टैंडर्ड, तो किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है। एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स को रेफर करती है, मींस नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन, जहाँ पे आयरन का रिडक्शन हो रहा है बेसिकली, Fe2O3 से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। इसको रिडक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में आप देखने वाले हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आयरन सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैसियस में, ये दोनों रेफरेंस स्टेट है इन दोनों की। तो इन दोनों में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है एज पर कन्वेंशन। तो इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन वुड बी प्रोडक्ट्स दैट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्शन, सो 3 टाइम्स दैट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, this would be the enthalpy of this reaction, and this much amount you will get after doing the calculation. The unit of enthalpy of reaction is kilojoule per mole, which means per mole of the reaction। तो इसको पर मोल किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए मेन चीज क्या हो रही है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, तो उसको हमें क्योंकि मेन चीज यही हो रही है, तो आयरन को रेफरेंस में लेके मेन चीज मान के हमें पर मोल ऑफ दिस रिएक्शन निकालना है। 2 से मल्टीप्लाई हुआ है पहले केस में, इसको 2 से फिर डिवाइड कर दे अगर हम पूरी इक्वेशन को, देन पर मोल ऑफ द रिएक्शन वी विल गेट। सो वही यहाँ पे किया भी गया है, 2 से डिवाइड किया गया है, एंड पर मोल ऑफ द रिएक्शन वी विल गेट हेयर 1 mole of the reaction, and enthalpy of reaction for this would be half of what we have calculated previously, half of the enthalpy of reaction for the first time। and यहाँ पे देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा गया है, ये मैं मानता हूँ गलत है। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है, फॉर्मेशन नहीं हो रही है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होना था, एंड वहीं यहाँ पे करेक्ट भी कर दिया गया, हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट टाइम यहाँ पे करेक्ट कर दिया गया। तो ये करेक्शन है एनसीईआरटी में एक। एंड दिस शोज दैट एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स चेंज करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू चेंज कर जाती है। एंड अमाउंट ऑफ मैटर यानी नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने से जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमने वहां भी देख लिया था कि एंथैल्पी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड मोलर एंथैल्पी होगी इंटेंसिव। मोल पर मोल ऑफ एनी क्वांटिटी टेकन वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही होती है। एंड यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने लायक है, यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज दी हुई हैं डेल्टा आर H1 की और H2 की, ये दोनों ही सही है। आपको कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि इनमें से कोई एक गलत है, क्योंकि ये जो पर मोल का क्राइटेरिया होता है ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड होता ही नहीं है। इसके जो स्पेशल टाइप्स हैं जैसे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, फ्यूजन, इनमें एक मोल कंपाउंड के लिए एसोसिएटेड होता है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर मोल के साथ एसोसिएटेड होती है जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के स्पेशल टाइप्स आते हैं। एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ, इसमें कहीं भी पर मोल का जिक्र नहीं होता। इसमें सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि जितने भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं रिएक्शन में वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट 1 बार, सिर्फ ये क्राइटेरिया है, पर मोल क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए ये दोनों ही रिएक्शन ठीक है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताने के लिए ये लिया गया है कि हाफ मोल कर देने से इसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएगी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, टू शो दैट इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बाकी वैल्यू इन दोनों की ही सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती या कोई दूसरी टाइप की स्पेशल टाइप, उसमें क्योंकि एक ही मोल हमें बनाना होता है तो उसके
केस में सेकंड ही सही होती है क्योंकि इसमें 1 मोल बन रहा है, फर्स्ट नहीं। एंड वैसा यहाँ पे होता भी क्यों नहीं, क्योंकि एलिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे कंपाउंड है। एज अ कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए एंड क्यों ये सही है पर मोल ना होते हुए भी, बिकॉज ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, मोल्स इसमें फिक्स नहीं है। When a chemical equation is reversed, the value of standard enthalpy of reaction is reversed in sign. So it is quite obvious, अगर एक अमोनिया कंपाउंड के फॉर्म होने पर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको तोड़ने के लिए इन्हीं एलिमेंट्स में इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये काफी बेसिक स्टेटमेंट है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिवर्स हो जाती है अगर इक्वेशन को रिवर्स कर दें, सिर्फ इतना बताया जा रहा है यहाँ पे। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। इट इज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन एंथैल्पी, ये एक स्टेट फंक्शन होता है, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ना कि द पाथ फॉलोड इन चेंजिंग द एंथैल्पी। तो इसी को यूटिलाइज करते हुए ये लॉ बनाया गया है। Enthalpy is a state function and therefore the change in enthalpy will be independent of the path. It will be same whether it occurs in one step through one path and or in a series of steps through some other path, as far as we keep the initial and final states same. This is stated as follows in the form of Hess law. If a reaction takes place in several steps, then the standard enthalpy of reaction is the sum of the standard enthalpy of the intermediate reaction into which the overall reaction may be divided at the same temperature. तो इंटरमीडिएट रिएक्शंस की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज का सम ओवरऑल रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बराबर होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यानी कांस्टेंट रहता है सम ऑफ हीट्स ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स एंड दिस मस्ट बी एट सेम टेम्परेचर ओनली, यानी इंटरमीडिएट स्टेप्स का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, क्योंकि एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हम पढ़ आए हैं these initial and final equilibrium states are characterized by the particular constant value of temperature and pressure. तो प्रेशर भी डेफिनेटली कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हीट आ रही है, हीट इज मोर एसोसिएटेड विद टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है, सेम होना चाहिए। अगर यही डिफरेंट हो गया इंटरमीडिएट रिएक्शंस के लिए तो इनिशियल और फाइनल जो स्टेट्स हैं वही सेम नहीं रह पाएंगी, वही चेंज हो जाएंगी। जो कोर मेन थीम थी इस लॉ की वही disrupt हो जाएगी, because it was based on the concept that enthalpy is a state function, means initial और final state same रहनी चाहिए, वही different हो जाएगी। इसलिए same temperatures and essential criteria for this law। एंड आपको अब डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि इंटरमीडिएट रिएक्शंस की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है उनका सम कांस्टेंट रहता है, यानी इक्वल होता है टू द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। इसको फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू इलस्ट्रेट किया गया है, आपके लिए और इजी होगा इसको समझना। एग्जांपल लेके, consider the enthalpy change for the reaction. It is for the formation of carbon monoxide. Although carbon monoxide is the major product, some of CO2 is always produced in this reaction and therefore we cannot measure enthalpy change for the reaction directly. तो हमें मोनोऑक्साइड का एंथैल्पी चेंज चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ CO2 भी बन जाता है, तो साथ में उसका भी आ रहा है, लेकिन हमें नहीं चाहिए वो। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेस लॉ। अगर हम कुछ दूसरी रिएक्शंस लें जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड दोनों इन्वॉल्व हो, तो उनमें कुछ ऐसा सम या डिफरेंस हम कर सकते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैंसिल हो जाए और सिर्फ मोनोऑक्साइड का बचे। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेस लॉ। ऐसे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है टू गेट द फॉर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर मोनोऑक्साइड ओनली। तो let us consider the following reaction for the formation of CO2 and carbon monoxide involved है with oxygen, another equation for CO2 only। अब इन दोनों से हमें टारगेट इक्वेशन कौन सी है, मोनोऑक्साइड की बनाना है हमें। एंड सेकंड इक्वेशन में मोनोऑक्साइड है LHS के अंदर, हमें RHS के अंदर इसको पहुंचाना, तो सेकंड इक्वेशन को हमें रिवर्स करना होगा। तो बाय रिवर्सिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसकी रिवर्स हो जाएगी, इसका साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, वन एंड थर्ड इक्वेशन को आप देख रहे हैं यहाँ से CO2 यहाँ पे RHS में है और यहाँ पे LHS में, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
कार्बन बचेगा LHS में प्लस हाफ O2 होगा, क्योंकि LHS में एक कंप्लीट O2 है और हाफ O2 RHS में, तो ये माइनस हो जाएगा, हाफ O2 LHS में बचेगा, गिव्स CO एंड दिस रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन we'll get from this, and this we have done using Hess law only. Adding equation 1 and 3, we will get the enthalpy of reaction for this reaction for the formation of carbon monoxide. In general, if enthalpy of overall reaction A gives B along one route is enthalpy of reaction represented by this, and 1, 2 and 3 enthalpy of representing the enthalpy of reaction leading to same product B along another route, then we have the enthalpy of reaction for the overall reaction equal to the sum of the enthalpy of reaction for intermediate steps. यही मैथमेटिकल फॉर्म में बताया गया है आपको, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एंड इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दिस पिक्टोरियल वे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर ओएलआर रिएक्शन का डेल्टा आर एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेल्टा H1, H2 एंड H3 यहाँ पे भी आर आएगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा इंटरमीडिएट स्टेप्स का फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। नाउ एंथैल्पी ऑफ different types of reactions are discussed here. First one is standard enthalpy of combustion. Again नाम से पता चल रहा है स्टैंडर्ड है तो एक मोल के लिए होगा, एंड एक मोल ऑफ सब्सटेंस को कंबस्ट करने के लिए, इसको जलाने के लिए, कंबशन के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसमें दैट वुड बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ऑफ कोर्स कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, हमेशा इनमें एनर्जी रिलीज होती है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। बर्निंग होती है इनमें, बेसिकली बर्निंग एक्सोथर्मिक ही है। इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल और पर यूनिट अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज कंबशन एंड द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स बीइंग इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर स्पेसिफाई करना होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन तो प्रेशर होगा 1 बार का। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड स्टेट्स में तो किसी भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में भी होते हैं, ये उसका एक स्पेशल टाइप ऑफ कंबशन के लिए। तो इसमें दो चीजें एक्स्ट्रा होगी, एक तो ये प्रोसेस इटसेल्फ कंबशन होगा और दूसरा पर मोल होगा। ये इससे ये प्रूव होता है कि इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पर मोल ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वुड बी इंटेंसिव। तो ये दो चीजें इसमें एक्स्ट्रा होती हैं फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ एनी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कुकिंग गैस इन सिलेंडर कंटेन्स मोस्टली ब्यूटेन। अब ये एज अ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक चीज पढ़ते हैं जहाँ पे बायोगैस प्लांट आता है, तो वहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन गिवन है कि कुकिंग गैस में एज अ कुकिंग प्रोसेस में यूज होती है वो बायोगैस है। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मीथेन भी तो हो सकती है मोस्टली हमारी कुकिंग गैस में, क्योंकि वहाँ पे ये आता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ब्यूटेन गिवन है मोस्टली होता है, तो यहाँ से ध्यान रखिए कि एज अ फैक्ट कुकिंग गैस में मोस्टली ब्यूटेन होती है। इसको आप ऐसे याद भी रख सकते हैं इस वर्ड से, बुक से ये कुक से ये बुक वर्ड आपको याद आना चाहिए। तो बुक में आ रहा है बी मीन्स ब्यूटेन होती है कुकिंग गैस में मोस्टली, नॉट मीथेन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिए इसको यहाँ से। एंड यहाँ पे इंटेंशन नहीं था आपको बेसिकली बताना ये कंसेप्ट है, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है, एनटीए कुछ भी पूछता है एनसीईआरटी से, तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर याद होनी चाहिए। ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ब्यूटेन दैट मच ऑफ हीट इज रिलीज्ड। डेफिनेटली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया जाता है, ये आपको जरूर बताना चाहिए। यहाँ पे 1 मोल ऑफ ब्यूटेन लिया है, उसी के अकॉर्डिंग फिर इन दूसरे सब्सटेंसेस को, दूसरे जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं, इनको कोफिशिएंट्स दिए जाते हैं। CO2 और H2O प्रोड्यूस होते हैं कंबशन में, आपको ऑलरेडी पता है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप O2 को भी कोफिशिएंट्स देंगे, ऐसे बैलेंस किया जा सकता है इस इक्वेशन को। एंड माइनस साइन शो कर रहा है दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। सिमिलरली आपसे आगे कंबशन ऑफ ग्लूकोज की इक्वेशन दे रहा है, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने लायक है नहीं एक्सेप्ट फॉर द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसको
फ्रक्टोज से रिजेंबल करके याद रखता हूँ। फ्रक्टोज में क्योंकि एफ से स्टार्टिंग हो रही है, एफ ए बी सी डी में 6 नंबर पे आता है, तो 6 उसमें कार्बन होंगे। एंड ग्लूकोज और फ्रक्टोज का नाम एक जैसा दिखता है, तो इसलिए ग्लूकोज में भी 6 कार्बन होंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इन दोनों का सेम फॉर्मूला होता है C6H12O6। एंड ये जो अरेंजमेंट है फॉर्मूला की, पहले कुछ कार्बन 6 है, उसके डबल हाइड्रोजन है, फिर उसके सिमिलर ऑक्सीजन है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला होता है जो कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम पढ़ते हैं। सो दैट्स हाउ यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज। एंड एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होती है कंबशन में। आवर बॉडी आल्सो जनरेट्स द एनर्जी फ्रॉम फूड बाय द सेम ओवरऑल प्रोसेस as combustion, although the final products are produced after a series of complex biochemical reactions involving enzymes। तो combustion ही रिएक्शन वो होती है बॉडी में हमारी, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं इन नट शेल। आप इसको पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, जो कि क्लास 11 बायोलॉजी में आता है, 14th चैप्टर। वहां पे एग्जैक्टली यही प्रोसेस इलस्ट्रेट की गई है। कौन से एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ग्लाइकोलिसिस से वो स्टार्ट होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे एंड होती है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो एग्जैक्टली द एंजाइम्स इन्वॉल्व, उनके नाम आपको लर्न करने हैं। तो कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें, और एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ये लाइन तो आपको लर्न हो ही जाएगी। The next example 6.9 is a very interesting question based on Hess law of constant heat summation। आपको combustion of 1 mole of benzene जो कि प्रोड्यूस कर रहा है CO2 and H2, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ combustion given है this much। एंड आपसे पूछा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन और CO2 और H2O, इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस भी आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो इन सब की इक्वेशंस क्या बनेगी वो आपको लिखना आना चाहिए।